Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we are going to start a new chapter, that is electromagnetic induction. या short form में हम इसे कह देते हैं EM induction, जो कि आपके second year के physics का कोर्स का chapter number 14 है. Now dear students, जिस तरह से पहले आप इससे पहले chapter में electromagnetism को बड़ी डिटेल से समझ गए हो, so this chapter is actually the continuation of the previous chapter. So, let us start with the definition first. What is electromagnetic induction? हमें पहले इसको define करना है, फिर समझेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसको relate करेंगे पिछले chapter से. So, the process in which an EMF is induced in a coil slash loop, यानी कि अगर हम एक मर्तबा किसी कंडक्टर को इस तरह एक टर्न फॉर्म में ले आए, right? तो उसे हम लूप कह देते हैं और उसको अगर हम रिपीट करते जाएं तो वो क्या हो जाता है, कॉइल. तो आप कह सकते हो कि कॉइल इज एक्चुअली एन असेंबली और मल्टीपल ऑफ लूप्स. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या इसे आप टर्न का नाम भी दे देते हो, या यहां पर आप सिंपल कंडक्टर का लफ्ज भी यूज कर सकते हो. सो द प्रोसेस इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल स्लैश लूप स्लैश कंडक्टर ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द चेंज of magnetic flux through it. This is very important. Now, यहां पर दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मुझे यहां पर आपको थोड़ा बहुत रिमाइंड करवाना है. नंबर वन, what is EMF? Now, you people know that EMF actually stands for electromotive force, right? Now, what is electromotive force? Simple. वो फोर्स, वो कुव्वत जो कि चार्जेस को मजबूर करती है कि आप सर्किट में क्या करो या वायर के अंदर क्या करो, दौड़ो, राइट? देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चार्जेस को मोटिवेट करने वाला फोर्स कि आपने क्या करना है, मूव करना है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, राइट? और यही एक्चुअली वजह बनती है पोटेंशियल में डिफरेंस को कॉज करने की या ओवरऑल क्या करने की, सर्किट में या कॉइल के अंदर चार्जेस को मूव करवाने की. मतलब इट इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्जेस. सो एक ईएमएफ को हम इंड्यूस कर सकते हैं अगर तो हम किसी भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें. याद रखिएगा, यहां पर चेंज का लफ्ज बहुत जरूरी है. सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स का होना लाजिम नहीं, उसके अंदर चेंज आना जो है वो लाजिम है. Now, what is magnetic flux? तो यहां पर ये भी आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो. Magnetic flux is actually the dot product of magnetic field या magnetic induction, right? And the area vector of the coil. So आप क्या कहते हो? It is actually a dot product, या फिर आप कह सकते हो कि flux is equal to BA cos of the angle between the area of the loop and the magnetic field through the loop. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर से ही मैं एक चीज आपको क्लियर करवा देता हूं, राइट? और जिसको हम इसी लेक्चर में आगे समझेंगे भी कि फ्लक्स को चेंज करने के तीन तरीके हैं. नंबर वन, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, राइट? जाहिर सी बात है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, सो या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, नंबर वन. या तो आप उस लूप के एरिया को चेंज करो. कौन सा एरिया? वो एरिया जिसकी थ्रू मैग्नेटिक फील्ड है की लाइंस जो है वो pierce करके जा रही हैं. सो नंबर टू आपके पास ये हुआ, राइट? या तो आप ऐसे करो कि B और A को कांस्टेंट रखो और B और A के दरमियान जो एंगल बनता है उसको कंटिन्यूसली क्या करो, चेंज करते जाओ. ठीक है जी. सो तब भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो चेंज आएगा, राइट, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, इसी चेंज को हम समझने जा रहे हैं, राइट? और कभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ, कभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और कभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज लेकर आएंगे बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन बी एंड ए. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये बात यहां से आपको क्लियर हो जानी चाहिए बिकॉज ये बात हर एक टॉपिक में मैं मेंशन करता जाऊंगा. अगर तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं चेंज करता हूं विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट, मतलब बी को चेंज करके, तो तब भी मैं बताऊंगा, या ए को या थीटा को. ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
नाउ डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं और इस डेफिनेशन को हम डिटेल में आगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे जिसे हम कहते हैं माइकल्स फैराडे एक्सपेरिमेंट. नाउ डियर स्टूडेंट्स, सिंस वी नो के in 1820 Hans Christian Ørsted already discovered the magnetic effect of a current. What he discovered, जो कि आप पहले प्रीवियस चैप्टर में यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में समझ भी चुके हो, कि उन्होंने एक वायर लिया और उसके अंदर चार्जेस को फ्लो करवाया यानी कि करंट, राइट. एंड जब ऑर्स्टेड ने इस वायर के करीब कंपास को लेकर आया, सो यहां पर आपके पास अगर कंपास हम रख दें जो कि क्या करता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव हो सकता है, तो उस कंपास के अंदर ऑर्स्टेड को मूवमेंट दिखाई देने लगी. इसका मतलब यह है कि एक करंट कैरिंग वायर जो है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, राइट. लेट मी रिप्रेजेंट these ब्लू लाइंस विद द बी, ठीक है जी. और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो कि आपको कौन बताता है, राइट हैंड रूल. Place the thumb of your right hand in the direction of the current. Since the charges are moving in the upward direction, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से करंट को कंसिडर कर रहा हूं, राइट. ये नेगेटिव साइन मींस इलेक्ट्रॉन्स और करंट ऐसे जा रहा है. So place the thumb of your right hand in the direction of the current and curl your fingers around it, right. So ये जो कर्लिंग जो फिंगर्स है ये आपको उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है. तो यहां से जा रहा है और दूसरे साइड से आ रहा है. So it's like this. ठीक है dear students, ये आप ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ चुके हैं. So कहने का यहां पर मतलब क्या है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेता है, राइट. लेट मी राइट इट ओवर हियर कि जब करंट फ्लो करे तो वो जन्म देता है किस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड को. बट द क्वेश्चन वाज वेदर द रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल. क्या रिवर्स भी पॉसिबल है? रिवर्स मींस कि अब अगर मैं एक वायर लूं यानी कि कंडक्टर, लेकिन उसके अंदर मैं करंट को फ्लो न करवाऊं, राइट. और एक मैग्नेट को उसके करीब लेकर रहा हूं लाइक दिस, कि अगर मैं इस वायर को कंसीडर करूं, दिस इज अ वायर, राइट. और इसके अंदर मैंने करंट को फ्लो नहीं करवाया और अब मैं एक मैग्नेट को उसके करीब लेकर आता हूं. दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज अ मैग्नेट. तो क्या इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से करंट इसके अंदर फ्लो होगा? बिकॉज हम ये तो जान गए हैं, ऑर्स्टेड ने ये तो डिस्कवर कर लिया कि किसी भी वायर के अंदर आप करंट को फ्लो करवाओ उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. लेकिन अब अगर मैं वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं करवाता बल्कि उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूं, तो क्या रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि इस प्रोसेस का जो रिवर्स है कि मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को रखने से उसके अंदर करंट ने फ्लो होना है, राइट. दिस वाज द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड. और इसी चीज को आंसर किया माइकल फैराडे ने थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट. तो सबसे पहले हम माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझेंगे, राइट, कि कैसे उसने प्रूव किया कि यस इट इज पॉसिबल, और फिर हम समझेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड फैराडेज एक्सपेरिमेंट कि कैसे हमें पता चला या कैसे फैराडे को पता चला कि यस द रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल. एंड बाय रिवर्स इज पॉसिबल मीन का क्या मतलब है कि अगर हम किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके अंदर भी करंट को हम फ्लो करवा सकते हैं, ऑल्दो कि उसके साथ हमने कोई भी ईएमएफ सोर्स कनेक्ट नहीं किया होगा. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ के क्या क्या उसकी कंस्ट्रक्शंस थी, फिर उसकी वर्किंग पर आते हैं. नाउ Faraday conducted this experiment in 1831, around about 10 or 11 years after Ørsted discovered the magnetic effect of the current, right? Because Ørsted discovered it in 1820 and 10-11 साल बाद जो है माइकल फैराडे ने भी यही चीज डिस्कवर की through his experiment. Now what he did was कि उसने एक रिंग शेप्ड मेटल लिया, और मेटल भी कौन सा लिया, आयरन, राइट. बिकॉज आयरन इसलिए लिया बिकॉज आयरन की जो परमिएबिलिटी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है. परमिएबिलिटी किसे कहते हैं कि कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को कितना पलने फूलने का मौका देता है, राइट. सो अगर हम यहां पर आयरन लें तो आयरन की वजह से हम यहां पर अपने इफेक्ट्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो ला सकते हैं. सो आयरन उसने लिया, एक आयरन रिंग, और उस रिंग के ऊपर माइकल फैराडे ने 2 वायर्स जो है वो क्या की, रैप की. लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
जो दो वायर्स उसने रैप की, अगर आपको नजर आ रहा है, एक मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है और एक मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है। ना ब्लू एक अलग वायर है, रेड एक अलग वायर है। और यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर मैं लिख देता हूं कि रेड एंड ब्लू वायर्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर। आर insulated from each other। ठीक है जी। नाउ इन दिनों में ये सिचुएशन नहीं थी कि आप बाजार चले जाओ और आप कह दो कि मुझे इंसुलेटेड वायर्स दे दो। नो, फैराडे हिमसेल्फ इंसुलेटेड दीज टू वायर्स फ्रॉम ईच अदर। एक वायर को उन्होंने रैप किया, राइट, इस आयरन पर, फिर उस एक वायर के ऊपर उसने एक इंसुलेटिंग मटेरियल, एक शीट जो है चढ़ा दिया, और फिर उस शीट के ऊपर उसने एक दूसरा वायर भी क्या किया, रैप किया। ठीक है जी। एंड इट टुक हिम 10 days, राइट, टू परफेक्टली इंसुलेट दीज टू वायर्स। ठीक है जी। सो रेड एक वायर को रिप्रेजेंट करता है, राइट, जो आपको रैप फॉर्म में नजर आ रहा है, राइट, और फिर उसको, उसके दो सिरे जो है वो यहां पर कनेक्ट कर दिए एक वोल्टेज सोर्स के साथ। और उन दिनों में हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स हुआ करता था वो डीसी सोर्सेज हुआ करते थे, यानी कि डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते थे, कोई इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स नहीं थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एंड ब्लू वायर से की जो दो सिरे हैं उनको कनेक्ट कर दिया टू अ गैल्वेनोमीटर आप कह सकते हो, लेकिन उन दिनों में गैल्वेनोमीटर भी इस तरह खास नहीं था। सो उनको सिर्फ आप उनको मूव करवाया और उनके साथ एक कंपस रख दिया। तो आप ये जो आपको एरो नजर आ रहा है, इसको आप कंपस भी कंसिडर कर सकते हो और गैल्वेनोमीटर भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज दोनों ही आपको इस वायर के अंदर करंट की मेजरमेंट जो है वो बता सकते हैं या करंट की इंडिकेशन दे सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड वाज कि जैसे ही माइकल फैराडे स्विच को यहां पर ऑन करता था, राइट, सो हमें पता है कि एक डीसी सोर्स है। सो डीसी सोर्स का करंट कैसे मूव होता है कि दिस इज अ सिचुएशन, अगर आप देख लो यहां से लेकर यहां तक, ये वो सिचुएशन है कि जिस तरह आपने स्विच को क्या किया, ऑन, राइट स्टूडेंट्स। नाउ स्विच को जैसे ही आप ऑन करते हो, सो याद रखिएगा इस रेड वायर के अंदर, देखिए मैं रेड वायर की बात कर रहा हूं बिकॉज रेड और ब्लू वायर यहां पर इंसुलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो जैसे ही स्विच को ऑन किया गया तो जाहिर सी बात है करंट को जीरो से पहुंचने के लिए, मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए, आई शुड से, कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। दिस इज द टाइम जो कि करंट को लगा जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए, राइट डियर स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद तो आपको पता है डीसी सोर्स है, और डीसी सोर्स का जो करंट होता है वो एक कांस्टेंट करंट होता है, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर उसने बड़ी स्ट्रेंज चीज ऑब्जर्व की। वो क्या, वो ये कि जब भी वो स्विच को यहां पर ऑन करता था, राइट, सिर्फ उसी पॉइंट पर इस वायर के अंदर, ये ब्लू वायर जो कि रेड वायर से इंसुलेटेड है, इस वायर के अंदर इस कंपस की जो नीडल है या गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसके अंदर एक स्मॉल सी डिफ्लेक्शन उसको नजर आती थी, राइट, इट शोड अ स्मॉल डिफ्लेक्शन लाइक दिस द मोमेंट यू स्विच इट ऑन, एंड इट विल बी लाइक दिस, स्विच ऑन लाइक दिस, और फिर वो वापस अपनी जगह पर आ जाता था। सही है। सो जैसे ही करंट कांस्टेंट हो जाता था उसके बाद उसकी डिफ्लेक्शन खत्म हो जाती थी। एंड जब वो स्विच को ऑफ करता था तो स्विच को ऑफ करने में भी आपको पता है कि करंट ने एकदम से नीचे इस तरह से नहीं आना, बल्कि करंट को मैक्सिमम वैल्यू से जीरो तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ टाइम दरकार होगा। दिस इज द टाइम। सो जब वो स्विच ऑफ करता था तो ऑफ करने के दौरान भी यहां पर इसी नीडल के अंदर एक डिफ्लेक्शन मिलती थी, लेकिन ऑन करने के दौरान अगर वो डिफ्लेक्शन ऐसे है, राइट, तो ऑफ करने के दौरान वो डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ करती थी, लाइक दिस, राइट। सो दिस वाज द डिफ्लेक्शन जब स्विच को ऑन किया जाता था, राइट एट दैट इंस्टेंट, एंड दिस वाज द डिफ्लेक्शन जब स्विच को क्या किया जाता था, ऑफ किया जाता था, लेट अस से, राइट। और ऑन और ऑफ के जो दरमियान रीजन है यहां से लेकर यहां तक, जब आपके पास एक कांस्टेंट करंट है, क्या है, कांस्टेंट करंट है, राइट। तो उस कांस्टेंट करंट के दौरान
जो कंपास का नीडल है उसकी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करती थी, यानी कि देयर वाज नो डिफ्लेक्शन इन द नीडल या इन द गैल्वेनोमीटर या कंपास एट ऑल। ठीक है। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड द फॉलोइंग, एंड व्हाट ही कंक्लूडेड, दैट इज कि चूंकि रेड एंड ब्लू वायर्स आर इंसुलेटेड, सो इधर से इस रेड वायर्स में जो करंट जा रहा है वो एक्चुअली ब्लू में तो जा नहीं रहा। सो अगर ब्लू में कोई करंट जा नहीं रहा, सो ऑन करते वक्त और ऑफ करते वक्त ये नीडल मुझे डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रहा है? बिकॉज नीडल की डिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ? नीडल की, कंपास की नीडल या गैल्वेनोमीटर की नीडल की डिफ्लेक्शन का तो सिंपल ये मतलब हुआ कि यहां पर कुछ ना कुछ करंट आया है ऑन करने के दौरान एंड ऑफ करने के दौरान, बिकॉज दरमियान में जो रीजन हुआ करता था उसमें तो नीडल बिल्कुल मूव नहीं करता था, राइट? सो अगर तो ब्लू वायर रेड वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है तो इधर कोई करंट नहीं आता, और अगर इधर कोई करंट नहीं आता तो सिर्फ ऑन करने और ऑफ करने के दरमियान, सिर्फ इस इंस्टेंट पर ये डिफ्लेक्शन क्यों होती है? डिफ्लेक्शन का तो सिंपल मतलब है कि करंट आया है। सो फ्रॉम देयर ऑन ही कंक्लूडेड कि चूंकि ब्लू वायर जो है वो रेड वायर से क्या है, इंसुलेटेड है, और फिर भी ऑन और ऑफ के दौरान यहां पर डिफ्लेक्शन शो हो रही है, इसका मतलब है कि यहां पर कुछ करंट आता है सिर्फ ऑन करने के दौरान और ऑफ करने के दौरान। एंड ऑन करने के दौरान और ऑफ करने के दौरान में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? व्हाट इज दैट? The thing that is common is the change of current। ठीक है जी, कि यहां पर एक चेंजिंग करंट है इस रेड वायर के अंदर, और चेंजिंग करंट एक्चुअली जन्म देता है किस चीज को? चेंजिंग फ्लक्स को। याद रखिएगा, जब आपके पास करंट क्या हो? कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट करंट की वजह से जो फ्लक्स पैदा होता है उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, राइट, वो भी एक कांस्टेंट फ्लक्स या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप इस तरह कैसे कह सकते हो, राइट? लेकिन अगर यहां पर चेंजिंग करंट हो, सो चेंजिंग करंट वुड आल्सो गिव राइज टू चेंजिंग फ्लक्स। ठीक है जी। सो यहां पर आपके पास जब चेंजिंग करंट हुआ, राइट, तो उसी की वजह से आपके पास यहां पर चेंजिंग फ्लक्स के जो रेड वायर के अंदर जो चेंज फ्लक्स आया, बिकॉज रेड वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ब्लू वायर के अंदर तो फ्लो नहीं कर रहा, बिकॉज आपने जो ईएमएफ सोर्स लगाया है, डीसी सोर्स, वो आपने रेड वायर के साथ लगाया है, ब्लू के साथ तो आपने कोई सोर्स लगाया नहीं है, राइट? सो रेड वायर के अंदर, याद रखिएगा, ओनली इन द रेड वायर जो यहां पर रैप हुआ है उसके अंदर चेंजिंग करंट है। सो चेंजिंग करंट की वजह से वहां पर चेंजिंग फ्लक्स है, लेकिन कब? सिर्फ ऑन और ऑफ करने के दौरान। दरमियान में तो वो कांस्टेंट करंट फ्लो करवाता है ना, यहां से यहां तक, सिर्फ इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। सो यहां पर भी चेंजिंग करंट इन अ रेड वायर, यहां पर भी चेंजिंग करंट इन अ रेड वायर। सो चेंजिंग करंट की वजह से जो फ्लक्स पैदा होता है वो भी चेंजिंग फ्लक्स है, और चूंकि वो फ्लक्स यहां पर इस पूरे कॉइल के अराउंड पैदा हो रहा है, राइट, इस रिंग शेप के अराउंड, और उस रिंग पर तो आपने एक दूसरा वायर भी रैप किया हुआ है ना, लेकिन रेड वायर से इंसुलेटेड, राइट? सो ये चेंज इन फ्लक्स, राइट, ये जो ब्लू वाला वायर है ये भी महसूस करेगा, और ये ब्लू वाला वायर जब ये चेंज इन फ्लक्स महसूस करता है सिर्फ ऑन करने के दौरान और ऑफ करने के दौरान, राइट, बिकॉज दरमियान में तो कांस्टेंट करंट है। सो ऑन करने के दौरान और ऑफ करने के दौरान ये चेंज इन फ्लक्स जब ये ब्लू वाला वायर ऑब्जर्व करता है या फील करता है या एक्सपीरियंस करता है, सो इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहां पर एक स्मॉल सा करंट डेवलप होता है, एंड स्मॉल सा करंट मींस कि उसको धक्का दिया गया है। बाय हुम? जाहिर सी बात है, चार्जेस को धक्का देने के लिए हम क्या करते हैं? ईएमएफ लगाते हैं, लेकिन यहां पर तो कोई ईएमएफ है नहीं, तो यहां पर एक छुपा हुआ ईएमएफ है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि एक्चुअली इस चेंज इन फ्लक्स का क्या है? मोहताज है। ये होगा तो तब आपके पास यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि चार्जेस को फ्लो करवाएगा, राइट? सो दैट इज द होल थिंग कि यहां पर भी फ्लक्स है, यहां पर भी फ्लक्स है, यहां पर भी फ्लक्स है, लेकिन यहां पर चूंकि करंट कांस्टेंट है, सो चेंज इन फ्लक्स इज जीरो, राइट? और वो चेंज इन फ्लक्स जब जीरो होता है तो फ्लक्स यहां पर है जरूर, और ब्लू वाला उस फ्लक्स को महसूस भी कर रहा है, लेकिन उसमें चेंज इन फ्लक्स नहीं है। सो चेंज इन फ्लक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम हियर ही कंक्लूडेड दैट चेंज इन फ्लक्स यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है अगर तो हम किसी आम वायर में करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं। सो अगर हम एक
ऑर्डिनरी वायर को जिसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, एक ऐसे फील्ड के अंदर रख दें जो कि चेंजिंग फील्ड हो, राइट? सो आप देखोगे कि उस वायर के अंदर आपको करंट जो है वो महसूस होना शुरू होगा। और इसी लॉ को अब हम समझने वाले हैं जिसको फैराडे ने कंक्लूड किया यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट, राइट, ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, let us understand Faraday law of electromagnetic induction. EM represents electromagnetic. So, what he said was the following, that the EMF induced by changing magnetic flux is directly proportional to the rate, this is very important, to the rate at which the magnetic flux changes through the coil या through the loop. याद रखिएगा कि अगर मैं ये एक लूप लूं, लेट अस से, और इसके अंदर मैं यहां पर एक गैल्वेनोमीटर को ड्रॉ कर दूं, लेट अस से दिस इज गैल्वेनोमीटर। अब इस लूप के अंदर क्या आपको कोई ईएमएफ सोर्स नजर आता है जो कि चार्जेस को फ्लो करवा सके? नो, ओनली गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। ठीक हुआ? और अब अगर मैं इस लूप को प्लेस कर दूं इनसाइड द फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट, राइट? सो याद रखिएगा आपको गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाली, राइट? लेकिन अब अगर मैं ऐसे करूं कि या तो मैग्नेट को इसके करीब लेकर आऊं, राइट, और या इस लूप को उस मैग्नेट के करीब लेकर जाऊं, दोनों ही एक ही सिचुएशन है, राइट? सो अगर मैं मैग्नेट को करीब लेकर आऊं, लेट अस से मैं मैग्नेट को क्या कर रहा हूं, करीब लेकर जा रहा हूं, सही है जी? मूव इन मींस कि मैं मैग्नेट को इस लूप के करीब लेकर जा रहा हूं। सो जब मैं करीब लेकर आऊंगा, सो इनिशियली यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था जो कि इस एरिया के थ्रू जा सके, इस लूप की एरिया के थ्रू। लेकिन जैसे ही करीब लेकर आता हूं तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज जाहिर सी बात है मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सो देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, राइट? और वो चेंज इन फ्लक्स जो है वो ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, जिस तरह से अभी हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट से पढ़ा या समझा, राइट? लेकिन जितना कम टाइम में जितना ज्यादा हम इसको मूव करेंगे, राइट, द रेट एट विच वी आर मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स दिस स्टेशनरी कॉइल, राइट, वो एक्चुअली डिटरमिन करेगा कि इसके अंदर करंट की मिकदार कितनी होनी है। एंड चूंकि आपको पता है कि करंट तब होता है, राइट, करंट तब होता है जब उस चार्जेस को मूव करवाने वाली कोई फोर्स हो, ईएमएफ, और यहां पर हम इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। ठीक है जी, राइट? बिकॉज ये इंड्यूस हो रहा है किसी सोर्स की वजह से नहीं है, इसका सोर्स एक्चुअली यही है, चेंज इन फ्लक्स, जिसको आगे चैप्टर में हम बड़ी डिटेल से समझने वाले हैं। सो जब मैं करीब लेकर आता हूं, सो देयर इज अ चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब कम से कम टाइम में जितना ज्यादा चेंज आप लेकर आते हो, आपको पता है कि वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू है वो कम है और नोमिनेटर में आपके पास वैल्यू क्या है, ज्यादा है। सो आपके पास जो ईएमएफ होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। सो व्हाट Faraday found out that the magnitude of the induced EMF, I represents induced, is directly proportional to the rate at which the magnetic flux is changed through the coil. ठीक है dear students? और अब ये चेंज जो है ये दो तरीकों का हो सकता है। चेंज जो है वो ज्यादती वाला भी हो सकता है, मींस कि मैं मैग्नेट को पकड़ के इसके करीब लेकर आ रहा हूं। सो करीब लाने में आपके पास जो चेंज इन फ्लक्स है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं दूर लेकर जाऊं, राइट, अगर मैं इसी मैग्नेट को पहले यहां पर मैंने रखा था और अब इसको मैं दूर लेकर जा रहा हूं, सो दूर ले जाने में भी देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, लेकिन बस सिर्फ यह है कि यहां पर वो नेगेटिव नेचर का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, ये याद रखिएगा। लेकिन चाहे आप मैग्नेटिक फ्लक्स को जितनी भी ज्यादा कर दें, लेकिन अगर उसके अंदर चेंज नहीं है तो याद रखिएगा इस कॉइल के अंदर आपको कोई भी ईएमएफ नहीं मिलना, मतलब कोई भी करंट नहीं मिलना। और कोई भी करंट नहीं मिलने का क्या मतलब है कि गैल्वानोमीटर की जो सुई है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। सो याद रखिएगा जितना तेजी से आप चेंज करोगे लाइक दिस, राइट, उतना ही आपको यहां पर डिफ्लेक्शन इस तरह ज्यादा मिलती चली जाएगी, राइट। लेकिन जितना स्मॉल चेंज करोगे, वक्त के गुजरने के साथ साथ ज्यादा वक्त ले रहे हो और कम चेंज ला रहे हो, सो आप देखोगे कि यहां पर ईएमएफ ने रिड्यूस होना है और करंट आपको शो होगा, लेकिन उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी, राइट। लेकिन तेजी से करोगे तो आप देखोगे कि सुई जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि ज्यादा करंट। ज्यादा करंट मींस ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो द रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड
whether the change is positive or negative, जिसके ऊपर हम बात करेंगे in the next lecture in the form of a Lenz law. ठीक है? So इंड्यूस्ड ईएमएफ ने उतना ही ज्यादा होना है. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्विलिटी में कन्वर्ट करना है, और इक्विलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहां पर एक कांस्टेंट पुट करना है. वो कांस्टेंट यहां पर हमारे पास है n. What is n? n is actually a number of turns. नंबर ऑफ टर्न्स कह लें या नंबर ऑफ लूप्स कह लें. राइट? फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक लूप है. अगर मैं इस लूप को ज्यादा कर दूं, लेट अस से एक को थोड़ा और वायर कनेक्ट कर दूं और लूप को एक की बजाय मैं दो कर दूं, लाइक दिस. राइट? नाउ व्हाट विल हैपन कि एक लूप जो है वो भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा. लेकिन वो दूसरा भी तो वहीं पर है, वो भी तो एक्सपीरियंस कर रहा है. सो वो ईएमएफ जो है वो तो कंबाइन होकर डबल आ जाएगा, बिकॉज ये वायर्स आपस में कनेक्टेड है. राइट? सो ईएमएफ ज्यादा हुआ. अब अगर मैं 3 कर दूं दो की बजाय, लाइक दिस, राइट? सो अब आपके पास क्या होगा, 3 टाइम्स ये ईएमएफ इंड्यूस जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज एक लूप भी चेंज इन फ्लक्स को एक्सपीरियंस कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम. राइट? तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा लूप भी सेम चेंज इन फ्लक्स को एक्सपीरियंस कर रहा है विद द सेम पैसेज ऑफ टाइम, तो वो भी करेगा, और तीसरा भी यही कर रहा है. सो जितना आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने उतना ही ज्यादा होना होगा. तो नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर एक्ट करता है एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ व्हाट, फैराडेज लॉ, जो कि आपको क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ होगा, जो कि चार्जेस को फ्लो करने पे मजबूर करेगा, उसका मैग्नीट्यूड बताता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अ स्मॉल मॉडिफिकेशन, स्मॉल बट वेरी क्रूशियल. राइट? दैट स्मॉल मॉडिफिकेशन विल बी टू पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? वो नेगेटिव साइन आपको ये बताएगा कि जब आप पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करोगे तो तब सुई ने अगर इस तरह मूव होना है, राइट, लाइक दिस, तो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से उसी सुई ने फिर इस तरफ मूव होना है, लेकिन ये क्यों होगा, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज अ वेरी स्मॉल मॉडिफिकेशन, बट याद रखिएगा इट इज द, जो नेगेटिव साइन है ना, इट इज काइंड ऑफ अ बेटर हाफ ऑफ द सेम इक्वेशन. सो ये लॉ जो है ये अभी नामुकम्मल है, ये नेगेटिव साइन इसे मुकम्मल करेगा, सिर्फ एक नेगेटिव साइन इसको 50% मुकम्मल कर देगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो इन टुडेज लेक्चर वी अंडरस्टूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वी अंडरस्टूड कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को हम लेते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अगर हम उसी वायर के अंदर करंट को फ्लो ना करवाएं, सिर्फ उसको रख दें एक ऐसे फील्ड के अंदर जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, डजंट मैटर चाहे वो चेंजिंग ज्यादती वाला हो या कमी वाला हो. सो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो इसके अंदर एक करंट को इंड्यूस करेगा, जिसे हम इंड्यूस करंट कहेंगे, और वो इंड्यूस करंट एक्चुअली किसी ईएमएफ की वजह से होगा, ना दिखने वाला ईएमएफ, दैट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ. और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली रिलेट करती है टू द रेट एट विच दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, जिसके अंदर आपने उस वायर को रखा हुआ है. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस नेगेटिव साइन को डिसमेंटल करेंगे, यानी कि लेंज़ लॉ के थ्रू. सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंज़ लॉ को पढ़ेंगे. तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.